हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिवम बीपीएससी अकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में और इसका एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिससे कि हम लोग को ये पता चले कि जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस लेवल का होता है और हम लोग अपने जो तैयारी है उसको किस प्रकार से दिशा प्रदान करें। ये जो वीडियो देख के आप ये समझ पाएंगे कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि इसका जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स में 1 लाख प्लस आने वाला था। अभी जो रिसेंट में चल रहा है तो ये 50,000 के लगभग में वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से आपका जो पीआरटी है उसमें 18 से 20,000 वैकेंसी रहेगा और सेकेंडरी में 12 से 15,000 और अगर बात करें पीजीटी में तो ये 15 से 18,000 रहेगा। तो हम लोग इसमें आज पीआरटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि पीआरटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो इसमें आपको 12th में 50% मार्क्स प्लस आपके पास एक डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर बात करते हैं टीजीटी तो इसमें आपको स्नातक और डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए प्लस आपके सीटेट में पेपर 2 पास होना चाहिए और या फिर बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग पीजीटी लेवल का तो ये 11-12 के लिए होता है और इसमें आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इसके पैटर्न को देखें तो इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। भाग 1 में रहेगा आपका लैंग्वेज, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है और इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 9 मार्क्स लाने होंगे। और अगर बात करते हैं पार्ट 2 का तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि आपका मेरिट बनाएगा, इसमें आपके पास 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 40 आपका जनरल का रहेगा और 80 आपके पेपर का रहेगा। तो इसमें जो टोटल प्रश्न रहेंगे 150 रहेंगे और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट का समय मिलेगा। तो अगर देखते हैं पीआरटी की बात करते हैं जो कि 1 to 5 के लिए है, तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट रहेंगे जिस पे आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, वो आपके पास जनरल मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। अगर बात करें तो सोशल साइंस रहेगा, आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। फिर अगर भूगोल को बात करें तो भूगोल रहेगा जो कि इंडियन ज्योग्राफी एंड बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा और आपके पास रहेगा पर्यावरण यानी कि ईवीएस। और इसको पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया स्रोत है कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 1 की, जो कि लैंग्वेज पेपर है। इसमें आपके पास एक होगा सब्जेक्ट इंग्लिश का जो कि अनिवार्य है और जो हिंदी है या फिर बांग्ला है ये वैकल्पिक है। तो इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 9 अंक लाना अनिवार्य है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें मेन जो टॉपिक रहते हैं वो आर्टिकल्स रहते हैं, प्रीपोजिशन रहते हैं, वर्ब्स है, वोकेबुलरी है। अगर बात करते हैं हिंदी की तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है वो है संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे या फिर गद्यांश। तो इनको अच्छे से हम लोग ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। ये जो भाषा है ये तो क्वालिफाइंग, बट अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पेपर 2 है यानी कि जो मेन पेपर है उसका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन का यानी कि जनरल स्टडीज का। तो इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो जो मैथ्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, अनुपात, समय और कार्य। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरल अंडरस्टैंडिंग बेसिस रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेटिव रहते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको उस टॉपिक का मेन जो कोर कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। अगर बात करते हैं रीजनिंग का तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, श्रृंखला और एनालॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब रहते हैं। अगर बात करते हैं जनरल साइंस की तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का रहता है। और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक फॉलो करें, क्योंकि एससीईआरटी से तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन चले आते हैं। तो जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है जैसे एसिड बेस हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। भौतिकी की बात करें तो इसमें लाइट है, फोर्स है, हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बात करते हैं बायोलॉजी का तो इसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, विटामिन्स है, रोग है, प्रकाश संश्लेषण है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगर बात करते हैं हम लोग आईएनएम का यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो ये तो बीपीएससी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो आप 1885 से लेकर 1947 का जो कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको प्रिपेयर करें और देखिए कि जितनी भी घटना का कालक्रम है उसको याद करें और एक तरीके से आप इसका कहानी की तरह इसको पढ़ें और इसको समझें। जैसे 1857 का जो रिवोल्ट था उसके विभिन्न पहलुओं को पढ़े, बाबू कुंवर सिंह का जो योगदान था उसको पढ़े, 1917 में चंपारण सत्याग्रह को पढ़े, गांधी जी का योगदान पढ़े, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको तो बहुत डीप से पढ़े। अब बात करते हैं जो मुख्य फोकस रहेगा, अगर बिहार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिहार का योगदान स्वामी सहजानंद के बारे में या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप अच्छे से पढ़े। अगर बात करते हैं भूगोल और पर्यावरण की, तो इसमें आप भारत का भौतिक विभाजन पढ़े, नदियाँ पढ़े, मिट्टी, कृषि, सौरमंडल। बात करते हैं बिहार के भूगोल का, तो इसमें नदियाँ जैसे कोसी, गंडक या फिर बाढ़ क्षेत्र, खनिज संसाधन। पर्यावरण की बात करें तो खाद्य श्रृंखला, प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, इस सबको अच्छे से पढ़े। इसके लिए आप करेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, करेंट अफेयर्स का अच्छा से अध्ययन कर ले। इसमें बिहार का जो बजट है वो पढ़े, पद्म पुरस्कार पढ़े जो कि अभी रिसेंट अनाउंस हुआ है, अब आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा जाति आधारित जो जनगणना हुई है उसके बारे में पढ़े और जितनी भी बिहार की तरफ से या इंडिया की तरफ से जो भी योजनाएं निकली है उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे जीविका हो गया, सात निश्चय योजना हो गया, इसको तो कंप्लीट ही कर ले। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो आप पहले 30 से 40 दिन आप क्या करेंगे, जो इसका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करेंगे और इसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप 6 से लेकर 10 तक का एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें और रटने के बजाय आप अवधारणाओं यानी कि कंसेप्ट पे ध्यान दें और किसी भी टॉपिक को पढ़ के उसका 1 पेज का आप 1 लाइनर नोट्स बना लें ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। तो जो बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो एससीईआरटी किताबों की पंक्तियों से उठाए जाते हैं, इसीलिए ये अच्छा रहेगा कि आप एससीईआरटी को अच्छे तरीके से फॉलो करें। अब अगर बात करते हैं फेज़ 2 का, यानी कि 20 से बाद के 20 से 30 दिन में आप क्या करेंगे, तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। जैसे कि जितने भी पीवाईक्यू है, जैसे टीआर से रिलेटेड, जैसे टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, इन सब के प्रश्न को देखें, उस टॉपिक को पहचानें जिससे कि बार-बार प्रश्न आते हैं। स्मार्ट वर्क करें और देखिए कि सबसे पहले जिससे अधिक क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें। फेज 3 यानी कि लास्ट के 15 दिन आप क्या करें, तो आप क्या करें, आप एससीईआरटी को फॉलो करें और उसके बाद टॉपिक को पहचानें और फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। तो आप मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें और फिर जो नोट्स है उसको रिवाइज करें और फिर से इसको रिपीट करते रहें। गलतियों को पहचानें और बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि वह जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फिर उससे गलती ना हो पाए। अब अगर बात करते हैं कि आप कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेनली 4 बुक को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, तो आप 6 से लेकर 10 तक का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। दूसरी बात, अगर बात करते हैं पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू के लिए आप घटना चक्र को फॉलो करें। तीसरी बात, अगर आप करेंट अफेयर्स को ध्यान में देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पीडी या फिर एडिटोरिया दोनों में से किसी का भी बुक फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए आप किरण या फिर रुक्मणी प्रकाशन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो सफलता का सूत्र यही है कि सीमित संसाधन रहे और अधिकतम रिवीजन रहे। अब टाइम टेबल का बात किया जाए तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक का टाइम टेबल सबके लिए सही रहे, तो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें, लेकिन 8 से 10 घंटे का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ज़रूरी है। अब अगर बात करते हैं इसमें जो एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता है वो कैसे रहता है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट फॉलो करें, यानी कि आकाश नीला क्यों है, तो इसका जो कारण है उस पर ध्यान दें। फिर आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान दें क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसको भी पढ़ ले। न्यूमेरिकल का जो प्रश्न होता है उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको भी पढ़ ले। तो रासायनिक सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए रासायनिक सूत्र और विटामिन के बारे में भी पढ़ ले, वैज्ञानिक का नाम भी पढ़ ले। अब अगर बात करते हैं हिस्ट्री, तो बिहार हिस्ट्री को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बिहार से रिलेटेड है, इसलिए आपके पास चंपारण सत्याग्रह या फिर जगदीशपुर में कुंवर सिंह का जो योगदान था 1857 के रिवोल्ट में वो पढ़ ले। बोधगया के बारे में पढ़े, हजारीबाग जेल में जो जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ ले। अब अगर बात करते हैं हम लोग मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपको फॉर्मूलाज तो आपको टिप पे होना चाहिए और दूसरी बात, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा।
अगर बात करते हैं परीक्षा हॉल रणनीति की, तो इसमें आप एग्जाम को 3 भागों में बाँट सकते हैं। सबसे पहला भाग में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल यकीन है कि वो सही है, तो आप उसको अटेम्प्ट करें। दूसरी बात, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है या फिर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसको आप बाद में करें, या फिर जो नहीं बन रहा है उसको बिल्कुल लास्ट में करें और ओएमआर शीट को अच्छे से भरें और उसके लिए समय निकाल के रखें। तो सावधानी से अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।